हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जो हैं एनटीए नेट का एग्ज़ाम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का। और यहाँ पर जो है आपको जो देखने लायक बात है, जैसे बहुत सारे जो है चैनल या फिर बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो करवाते हैं पीवाईक्यू, और बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं वो पीवाईक्यू करते भी हैं। बट उसको करने का जो एक सही तरीका होता है किसी भी चीज़ को, उस चीज़ की अनभिज्ञता के कारण हम लोग क्या करते हैं कि कोई बुक खरीद लेते हैं जिसमें जो है सारे के सारे एमसीक्यू जो है कंपाइल करके दिए होते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि हम पीवाईक्यू तो कर लेते हैं पर उसको करने की जो सही विधि होती है उसका ज्ञान ना होने के कारण जो है हम उस चीज़ को प्रॉपरली कर नहीं पाते हैं। उसका जो फल होता है वो मिल नहीं पाता है। ठीक है, करने के लिए तो हमने कर लिए, बट उसका जो रिजल्ट होता है वो हमें प्राप्त नहीं होता। और मैंने बहुत ज़्यादा शिकायतें जो है लोगों की ये सुनी है कि पीवाईक्यू करके देख लिए, सारा का सारा सिलेबस करके देख लिया, बट वो जो है वो रिजल्ट में जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो उसी के लिए जो है ये स्पेशल वीडियो है। तो लेट्स डिस्कस जून 2009 का जो पेपर है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस पेपर के अंदर जो है सबसे अहम बात जो हम डिस्कस करेंगे वो ये फोकस रहेगा कि किस तरीके से जो है पीवाईक्यू को लगाना चाहिए। सबसे पहले जो है आपको पीवाईक्यू जो होते हैं एक पर्टिकुलर ईयर का क्वेश्चन पेपर निकालना है, उसको फोटोस्टेट करना है, उसके बाद उसको खुद से आंसर करने की कोशिश करनी है। मतलब पूरा का पूरा आंसर जो है, पूरे के पूरे क्वेश्चंस को आप खुद से आंसर करो, और उस आंसर करने के बाद जो है उसकी आंसर की चेक करो, और उसके पश्चात जो है मेरा या कहीं और से भी जो है एक्सप्लेनेशन जो है आप देख सकते हैं, या फिर आप किसी भी चैनल को फॉलो करते हैं वैसे कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं ज़्यादा गारंटी तो नहीं देता है, मेहनत आपकी है, पर जिस रास्ते को फॉलो करते हुए मैंने खुद जो है ये नेट और जेआरएफ दोनों की परीक्षा उत्तीर्ण करी है, और 2 बार का नेट हुआ है, और उसके पश्चात नेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत सिंपल वे में आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में जो है टैक्टिस होती क्या है। मेरी स्ट्रैटेजी फिर कभी डिस्कस करेंगे और क्या क्या मैंने पढ़ा। फिलहाल जो है हम आज का पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये है जून 2009 का पेपर है, और इसको हम लोग जो है वो आज डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो पहला जो हमें देखने वाली चीज़ ये करना है कि जो 50 क्वेश्चंस होते हैं हमारे उसमें, उस टाइम पे 50 होते थे, अब 100 का होता है। ठीक है, पर हमें क्या है कि हमें जो है वो पीवाईक्यू करने हैं, तो पीवाईक्यू के अंदर ये सारे जो है वो आने वाले हैं। क्लियर? तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है पूरा पाषाण काल से नहीं है। मतलब ये बात ध्यान देने वाली है कि आपको पता हो कि नहीं है पूछा है, तो ये जो इसका जो आंसर है वो सी रहेगा। होमो सैपियंस जो है उनका जो काल है वो पूरा पाषाण से रिलेटेड नहीं है, और बाकी की जो 3 है इनका जो है पूरा पाषाण से रिलेटेड है, जो इनका जो टाइम पीरियड है। दूसरा जो है आपको ये भी पढ़ना है कि होमो सैपियंस क्या होते हैं, होमो सैपियंस क्या होते हैं, होमो इरेक्टस कब आए थे, मंगोलॉइड कब आए थे। तो ये सारी जानकारी जो है वो आपको होना जो है वो बहुत जरूरी है। दूसरा जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है मध्य पाषाण युग से नहीं है। तो इसमें जो आंसर है इसका वो है डियर फ्रेंड्स डी। तो जो उद्यान विज्ञान है इसका जो संबंध है वो मध्य पाषाण युग से नहीं है। मतलब क्या है, शिकार करना, बटोरना, ठीक है, और गैदरिंग और हंटिंग का जो कार्य होता था, और पशुओं को पालतू बनाना, पौधों को पालना, तो ये मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हो चुका था। पर उद्यान का जो काल है वो नव पाषाण काल का रहा है, नव पाषाण काल में ये हुआ है। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि उद्यान पहली बार जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ हमारे उसमें, तो वो जो है नव पाषाण काल के अंदर हुआ। थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से किसका जो संबंध है नव पाषाण युग से नहीं है। तो नव पाषाण से युग से जो संबंध नहीं है वो है आपका
लौह का, क्योंकि लोहे का जो आविष्कार है वो आपको पता है कि वो उत्तर वैदिक जो है, लेटर वैदिक पीरियड के अंदर जो है, उत्तर वैदिक काल के अंदर इसका जो प्रारंभ हुआ था। आपको याद होगा जब आपने पढ़ा होगा, महाजनपदों को पढ़ा होगा, तो मगध जनपद आता है जिसकी तरक्की का जो एकमात्र कारण रहा है वो लोहे का आविष्कार था, क्योंकि उन्होंने हथियार बनाना शुरू कर दिए। वैसे ही आप देखते हैं कि सेकंड जो हमारे यहाँ पे जो है नगरीकरण की योजना प्रारंभ होती है या नगरीकरण जो है होता है, तो उस समय भी लोहा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और वो वही जनपदों का काल है जब ये सेकंड नगरीकरण का काल होता है। तो फर्स्ट नगरीकरण कब हुआ था? फर्स्ट नगरीकरण जो है वो हड़प्पा सभ्यता के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है नवनगरीकरण से नहीं है? तो नवनगरीकरण से संबंध नहीं है सिक्के का। घड़ी आपको देखने को मिली थी जब आप लोग जो है अपने एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर देखते हैं, जब आप हड़प्पा सभ्यता के अंदर देखते हैं, तो एक जो है किला, दुर्ग और जो है एक जो है मतलब इस तरीके का, अगर ये नगर है तो यहाँ पर जो है एक अलग से व्यवस्था होती थी। ठीक है, उसके बारे में हम लोग जो है वो अपनी उसमें पढ़ते हैं बुक्स के अंदर। दूसरा है कि जैसे पौधे को पालना जो है, पौधे को पालना, सुरक्षा की दीवार आपने देखा होगा कि हड़प्पा सभ्यता के जब हम हर नगर के आसपास हमें लगभग जो है वो एक जो है बाउंड्री वॉल देखने को मिलती है, तो वो नवनगरीकरण से संबंधित नहीं थे, तो वो नहीं थे सिक्के। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है महापाषाण काल से नहीं है? तो उसका जो ये जो है वो संस्थाई वाणिज्य जो है वो हमें महापाषाण काल में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको पता है वो फूड गैदर करते थे, मतलब हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, और इस तरीके से जो है वो अपना जो है वो दिनचर्या चलाते थे, अपनी व्यवस्था चलाते थे। मतलब व्यापार नाम की व्यवस्था कुछ वैसी थी नहीं उस समय। राख के टीले आपको देखने को मिल जाएंगे, लौह उपकरण देखने को मिल जाएंगे, बट वैसे वाले महापाषाण काल में जो है वो हमें प्रॉपर लोहे का आविष्कार होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। तो चारागाहवाद जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो महापाषाण काल में सबसे अच्छा उत्तर इसका ये है, स्थायी वाणिज्य। ठीक है, तो इसके अलावा जो है सुमेल बिठाइए, तो बोलता है कि प्रदत्त कोड जो आपको दिया गया कोड है उसमें उत्तर का चयन करना है आपको। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो ए का जो संबंध है वो ए का संबंध है आपका तक्षशिला से, तो उत्तरापथ जो है वो तक्षशिला से था। दूसरा जो हमें कलिंग दिया गया है तो कलिंग की राजधानी तोशली थी, और तीसरा जो दिया गया सातवाहन, आपको पता है इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, और चौथा जो है वो अवंती दिया गया है, तो अवंती की जो राजधानी है वो महिष्मती थी। ठीक है, आपने महिष्मती वो मूवी देखी होगी, काल की जो कौन सी मूवी है वो जिसमें बाहुबली होता है। ठीक है, महिष्मती साम्राज्य। ठीक है, तो कुछ वैसी ही थीम जो है उसकी रही होगी। वो एक जो है वो एक अलग मूवी है, उसका कुछ इतिहास से उतना ज़्यादा जो है लेना देना है नहीं, पर हम लोग जो है वो समझ सकते हैं। तो इसका आंसर जो होता है वो ए हो जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेवंथ क्वेश्चन की, तो सेवंथ क्वेश्चन जो है हमें ये देखने को मिलता है कि इसमें जो बुक्स दी गई है और बुक्स के जो है हमें क्या करना है, उनके लेखक के साथ मैच करना है। तो साथ जो है इसमें दिया गया है, साथ में क्या बोला गया है कि जो इंडिका है वो किसने लिखी है? तो इंडिका लिखी है आपके मैक्सथनीज ने। ठीक है, इंडिका का जो लेखक है वो मैक्सथनीज है। और दूसरा जो हर्षचरित लिखा गया है, हर्षचरित को लिखा है बाणभट्ट ने। ठीक है, और हर्षचरित इसमें जो राजा हर्ष है उसके चरित्र का वर्णन किया गया है बाणभट्ट के द्वारा। और जो है तीसरा जो सी ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई है। इसमें पृथ्वीराज के जो है राज्य के बारे में जो है उसके जीवन काल के बारे में वर्णन किया गया है। राजतरंगिणी जो है ये बहुत सारे पहाड़ी राज्यों के बारे में हमें जो है वो स्रोत के रूप में हम इसको जो है यूज करते हैं, और इसके अंदर हमें जो है वो स्पेशली कश्मीर के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है। और इसको जो लिखने वाले हैं वो कलहण है। ठीक है, तो कलहण के द्वारा जो है वो इसको लिखा गया था। तो इसका जो उचित कोड बनता है वो बनता है बी। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं अपनी आंसर की के अंदर। तीसरा जो हमें दिया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि जूनागढ़ अभिलेख जो है वो पुष्यगुप्त के द्वारा जो है वो लगाया गया था, पुष्यगुप्त के द्वारा। ठीक है,
और लौह स्तंभ अभिलेख जो है, लौह स्तंभ अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। और तीसरा जो है बंसखेड़ा अभिलेख जो है वो हर्षवर्धन ने लगाया था। और चौथा ऐहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जो है वो लगाया गया था। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होता है वो ए होता है, ठीक है। अब हमें जो है इसके बारे में और भी जानकारी अगर गैदर करना हो कि जूनागढ़ अभिलेख के अंदर क्या लिखा गया है, लौह स्तंभ अभिलेख के अंदर क्या लिखा गया है, वंशखेड़ा के अंदर क्या लिखा गया है, तो आपको जब आंसर जो है इसका खुद से लगाना है, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं उतना डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा, पर आपको साथ में इनके जो फेमस कंटेंट है उसके बारे में भी जो है जानकारी होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम लोगों को देखना हो तो हम लोग देखते हैं कि अंग की जो राजधानी है वो चंपा है, और इसके अलावा जो मगध की राजधानी है वो गिरिव्रज है, और इसके कौशल की जो राजधानी है वो श्रावस्ती है, और बज्जी की राजधानी जो है वो वैशाली है। तो आपको 16 महाजनपद है उन महाजनपदों की राजधानियां भी जो है टिप्स पर याद होनी चाहिए। और इससे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि आपका जो फोकस है किसी चीज को लेकर के तो कितना आप रिमेंबर रख पाते हो। तो उसके लिए जो है अगर आप 2-3 बार वीडियो को देखोगे या फिर अपने आप से जो नोट्स बनाए हैं उनको पढ़ोगे तो आप इस चीज को इजिली कर पाओगे, ठीक है। 10 अगर मैं क्वेश्चन नंबर देखता हूं तो 10 क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें राजधानियां दी गई है, ठीक है। और उसके बारे में हम कुछ जो है मिलान करना है, 2 अलग अलग सूचियां दी गई है। पहला जो है पल्लव का जो राजधानी था वो साउथ का एक वंशज है, पल्लव राजवंश था, उसकी राजधानी कांचीपुरम है, ठीक है। इक्ष्वाकु जो है इसका जो हम लोग मिलान करते हैं तो ये धन्य कंटक से इसका मिलान होता है। और अभीर जो है, अभीर का जो मिलान अगर हम लोग करते हैं तो ईश्वर दत्त के साथ होता है। और बाकाटक जो है आपको पता है इनके जो फेमस शासक थे प्रवरसेन थे। तो देखो क्वेश्चन की जो फॉर्मेटिंग है वो कितनी डाइवर्स है, कहीं पर राजधानी पूछ ली है, कहीं कोई जगह पूछ ली है, कहीं पर जो है वो कोई पर्सन उससे रिलेटेड है तो उसको पूछ लिया गया है। अब जो है इसका जो आंसर बनता है वो ए बनता है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 11 अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या होता है, अभिकथन और तर्क दिया जाता है। अभिकथन में क्या होता है कि एक आपको कथन दे दिया गया है और उसकी जो है व्याख्या करने के लिए जो है आर को जोड़ा गया है। तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि इसमें क्यों की जोड़ करके जो है आप इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं पर क्या होता है कि कभी कभी ये चीज जो है सत्य भी नहीं होती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है हमने पढ़ा भारत में द्वितीय नगरीकरण जो है लौह तकनीक के कारण हुआ, बिल्कुल सत्य बात है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब जो है हमारा जो ये वैदिक काल के बाद जो है उत्तर वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल के बाद जब भारत में नगरीकरण होता है तो उस नगरीकरण के दौरान जो है हमें 6वीं शताब्दी के लगभग देखने को मिलता है ये नगरीकरण। तो उस समय तक लौह तकनीक का जो आविष्कार हो चुका था और लौह तकनीक के कारण ही जो है हमें नगरीकरण होता हुआ देखने को मिलता है। और लौह तकनीक गतिशील था, गतिशील शक्ति था। तो ये दोनों आंसर जो है वो इसके सही है, कभी कथन भी सही है और तर्क भी सही है। क्योंकि लगाओगे बीच में तो आपको डिफाइन हो जाएगा, इंग्लिश वाले बिकॉज लगा सकते हैं। भारत में द्वितीय नगरीकरण लौह तकनीक के कारण हुआ क्योंकि लौह तकनीक गतिशील शक्ति था। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, फिर से वही अभिकथन और तर्क वाला विषय है। छिद्रित सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख लिखे गए थे, तो स्वती ऐसा बिल्कुल नहीं है। छिद्रित मुद्रा के ऊपर, छिद्रित जो सिक्के थे उनके ऊपर जो है वो कोई अभिलेख नहीं लिखे गए थे, स्पेशली ब्राह्मी लिपि में तो बिल्कुल भी नहीं लिखे गए थे। ये उभरे हुए टाइप के कुछ सिक्के होते थे और उनके ऊपर कोई अभिलेख नहीं होता था। अभिलेख का जो हमारे यहाँ पे प्रचलन हुआ वो जब फॉरेन इन्वेडर्स जो है वो इंडिया के अंदर आते हैं और जब वो जो है वो अभिलेख लिखना शुरू करते हैं उसके पश्चात हम लोग जो है वो हमारे यहाँ पे इंडिजिनियस नहीं है, ठीक है। तो आपको इसका जो आंसर है वो ये आर सही है परंतु ए गलत है, ये लगाना है, ठीक है। आर सही है परंतु ए गलत है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 13 अगर हम लोग देखें तो 13 के अंदर क्या बोला गया है, संगम साहित्य संस्कृत काव्य है। बिल्कुल नहीं भाई साहब, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। संगम साहित्य किसी भी एंगल से जो है वो संस्कृत महाकाव्य नहीं हो सकते हैं।
क्योंकि संस्कृत महाकाव्य एक अलग चीज है और संगम साहित्य अलग चीज है। अगर मैं संगम साहित्य की बात करूं और आपको कहूं कि ये बिल्कुल गलत जो है वो आंसर दिया गया है आपके उसमें, मतलब यहाँ तर्क जो है वो गलत दिया गया है, तो इसका जो है आपको एक जो है संगम युग के बारे में जानना पड़ेगा। अब देखो संगम युग जो है उसमें आपको मैं बताता हूं कि जैसे संगम युग के अंदर क्या हुआ था, 3 संगम हुए थे। कहाँ? मदुरई, जो ये वाला नॉर्थ, जो आज का जो है हमका क्या बोलते हैं उसको, तमिलनाडु बोलते हैं, मदुरई उस टाइम में मद्रास बोलते थे, ठीक है। तो अब आपको जो है ये कांचीपुरम हमने वहीं का पढ़ा था ऊपर। अब आपको क्या करना, संगम, वहां पे 3 संगम हुए थे, ठीक है। उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है वो महाकाव्य और ग्रंथ लिखे गए थे। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो लिखा गया था वो तोलकाप्पियम लिखा गया था। ये भी आपको बहुत जरूरी है, तोलकाप्पियम जो है, तोलकाप्पियम ये लिखा गया था, ठीक है। जो तोलकाप्पियम है इसको लिखने वाले जो लेखक थे उनका नाम तोलकाप्पियर था। क्या था? तोलकाप्पियर, ठीक है, तोलकाप्पियर था उनका नाम। और तोलकाप्पियर जो है, ये तोलकाप्पियम जो है द्वितीय संगम के अंदर जो है, जब दूसरा संगम हुआ तब लिखा गया था। इसमें सामाजिक स्थिति जो थी साउथ इंडिया की उसके बारे में बताया गया था। और व्याकरण जो है ये तमिल का व्याकरण कहा जाता है, तो इसको हम तोलकाप्पियम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एतु तोके करके जो एक एतु तोके करके जो है एक ग्रंथ और लिखा गया था, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। तो एतु तोके जो है उसको अष्ट संग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्ट संग्रह, ठीक है। और ये तृतीय संगम काल के अंदर जो है लिखा गया था। और इसके जो अष्ट संग्रह है आपको इनके नाम जो है वो पता करने चाहिए। और जैसे कुरुयोनिके है, एन कुन्नूर है, और पदत्रित पुत है, परिपादल है, और कलियोके है, और इस तरीके के जो है वो 8 ये अष्ट संग्रह था। फिर पतुपातु जो है एक और ग्रंथ जो है वो निकल करके यहाँ से आता है, जिसको हम बोलते हैं पतुपातु। पतुपातु जो है ये 10 गीत, मतलब 10 गीतों का संग्रह है, 10 कविताओं का संग्रह है। और इसके अलावा जो है पदिने किल कणकु, पदी के किल कणकु जो है वो 18 कविताओं का संग्रह है। पदिने किल कणकु, पदिने किल कणकु जो है वो 10 कविताओं का संग्रह है। और जो है इस 18 कविताओं का संग्रह है। और इसमें जो है आचार मूलक ग्रंथ जो है, एथिक्स के टाइप का ये ग्रंथ है। और इसको तमिल की बाइबल कहा जाता है। मैं एक बार, क्योंकि ये बहुत अहम है तो इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। इसका क्या है? पदी ने, ये जो है 18 कविताओं का संग्रह है, पदिने किल कणकु जो है। और इसमें जो है एथिक्स जो है, एथिक्स रिलेटेड ये ग्रंथ है। और जो है इसको तमिल का बाइबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तमिल का बाइबल कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? तो इसको जो है वो पंचम वेद, 4 वेद तो आपको पता होगा, तो ये इसको पंचम वेद भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको अपनी स्टडी करनी है ताकि आप जो दूसरा कोई क्वेश्चन इससे मिलता जुलता बने तो आपको क्लियरिटी हो। और दूसरा इसमें जो है इसको करवाने का जो मकसद है ये होता है कि अगली बार क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है डियर, बट क्या होता है कि कंसेप्ट जो है वो हमेशा रिपीट जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो महाकाव्य भी है, 3 महाकाव्य जो है, 2 महाकाव्य लिखे गए हैं, शिल्पाधिकरम और मणिमेखले जो है वो भी महाकाव्य, तमिल महाकाव्य, संगम महाकाव्य। और जीवक चिंतामणि इस बार एचएस के क्वेश्चन पेपर के अंदर भी आया था। जीवक चिंतामणि जो है वो तिरुतक्कर देव जो है इन्होंने लिखी है। क्या नाम बताया मैंने आपको? जीवक चिंतामणि। क्या बताया? जीवक चिंतामणि। तो जीवक चिंतामणि को जो लिखने वाले हैं वो हैं आपके तिरुतक्कर देव, तिरुतक्कर देव। इन्होंने जो है
वो जीवक चिंतामणि की रचना करी है। ये तमिल काव्य है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो आपको लग गया होगा पता कि संगम साहित्य जो वो संस्कृत महाकाव्य नहीं है, वह मोस्टली तमिल के अंदर उनकी रचना हुई है। ये सामाजिक जो अवस्था है के बारे में सूचना प्रदान करता है। बिल्कुल सही कहा, ये सामाजिक जो है व्यवस्था के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो पहला ये गलत हुआ और आर सही हुआ। ठीक है, तो ये व्यवस्था जो है हमें देखने को मिली। फिर जो है अगला 14th क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलता है। तो 14th क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है? 14th क्वेश्चन में बोला गया है कि गुप्त काल में साहित्य कृतियों का विकास हुआ। क्या कहा? गुप्त काल में साहित्य कृतियों का विकास हुआ, और क्योंकि उस समय की व्यापक अवस्थाएं ऐसे विकास में सहायक थी। बिल्कुल सही। तो जो है ये हमें देखने को मिलता है, इसका जो सही आंसर है वो डी है। ए और आर दोनों सही है, क्योंकि उस समय जो है वो साहित्य काल जो है, इसको स्वर्णिम काल भी कहा जाता है साहित्य का। और इसमें बहुत सारे जैसे कालिदास हो गए, बरामीर हो गए, और इस तरीके के जो है बहुत सारे विद्वान जो है वो गुप्त काल को बिलोंग करते थे, और उन्होंने जो है बहुत सारी रचनाओं का मेघदूत की रचना की जाती है कालिदास के द्वारा, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की जाती है, और उसके अलावा उनके 2-3 जो ऋतुसंहार की रचना की जाती है। तो इस तरीके के हमारे पास जो है बहुत सारे ग्रंथ जो है हमें देखने को मिलते हैं जो गुप्त काल के अंदर जो है लिखे गए। ठीक है, अब जो है 15th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 15th क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो है उत्तरी भारत पर सर्वोच्च अधिकार स्थापित करने के लिए एक राजनीतिक संघर्ष था। बिल्कुल सही है, ये अनिवार्य था। ये गलत है, क्योंकि अनिवार्य कोई लड़ाई नहीं होती है, आराम से शांति स्थापित की जा सकती है। तो ये कॉमन सेंस वाला सवाल था, जो आपको अपनी कॉमन सेंस यूज करते हुए इसका आंसर ढूंढना था। अब जो है ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ क्या था? आपको पता होगा कि कनौज नाम की एक जगह है, और जब वहां पर जो है वो हर्ष की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पश्चात जो है गुर्जर प्रतिहार जो लगभग राजस्थान के रहने वाले थे उनके बीच में, और पाल जो बंगाल के शासक थे, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम हो। और देखो वीडियो लंबी हो सकती है दोस्तों, पर आपको क्या करना है कि वीडियो को जो है वो पूरा का पूरा देखना है, भले ही जो है थोड़ा टाइम लग जाए, पर वीडियो पूरी देखनी है। अब यहाँ पे जैसा बनेगा एडजस्ट कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे लगभग जो है आपके गुर्जर प्रतिहार होते हैं, यहाँ पर जो है आपके कौन होते हैं? राष्ट्रकूट होते हैं, और ये जो है वो पाल वंश है जो बिहार बंगाल में शासन करता है। और यहाँ पर जब कनौज की गद्दी खाली होती है तो ये सब आपस में जो है कन्नौज की लोकेशन को देखते हुए संघर्ष करते हैं, और ये काफी लंबे समय तक चलता है। इसको ही हम लोग जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। राष्ट्रकूट, पाल और ये गुर्जर प्रतिहार जो वंश था, उनके बीच में ये संघर्ष हुआ था। तो आपको ये आंसर करना है कि ए सही है परंतु आर गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 अगर हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है कि इल्तुतमिश सिंहासन को अनधिकार ग्रहण करने वाला नहीं था। जो इल्तुतमिश था, आपको पता होना चाहिए कि इल्तुतमिश कौन था। तो इल्तुतमिश जो है वो सिंहासन को अनधिकार ग्रहण करने वाला नहीं था। सही है, वहां पर कुछ भी हड़पने को नहीं था, तो ये भी सही है। तो ए और बी जो है इसके आंसर जो है वो सही है दोनों। दीवाने मुस्तकराज जो है ये किस सुल्तान ने प्रारंभ किया था? तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये पहली बात ये पता हो कि दीवाने मुस्तकराज जो है वो किस से रिलेटेड है। तो जो दीवाने मुस्तकराज है ये रिलेटेड था वित्त से। ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड था। फाइनेंस से रिलेटेड सुधार किसने किए थे? आपको पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। जब अलाउद्दीन खिलजी ने जो है ये वित्त विभाग का जो है वो गठन किया था, तो ये उसने लागू किया था। फिर हमें क्या देखना है कि फिर जो है दीवाने आमर को ही
जो विभाग है, कृषि विभाग था, ये भी उस समय स्थापित किया गया था। ठीक है, दीवाने खैरात जो है ये दान विभाग था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा प्रारंभ किया गया। और इसमें जो है दीवाने अर्ज जो है ये जो है एक अलग विभाग था। ये किससे रिलेटेड था? ये सैन्य कामों से रिलेटेड था। तो इसकी जानकारी जो आपको होनी चाहिए। फिर जो है गयासुद्दीन बलबन का काल हमें पता होना चाहिए। 1200 से लेकर के 1265 से लेकर के जो है ये काल 1286 तक हमें जो है देखने को मिलता है। तो 1286 तक ये देखने को मिलता है। इब्राहिम लोदी का जो कार्यकाल था वो आपका रहा है 1517 से लेकर 1526 तक, 1517 से लेकर 26 तक, क्योंकि बाबर ने इसको हरा दिया था। आपको पता होना चाहिए, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल है वो इल्तुतमिश की बेटी थी और ये 1236 से लेकर 1240 तक रही है। मध्य भारत की जो है, मध्यकालीन भारत में जो है ये पहली महिला शासक थी और पहली मुस्लिम महिला शासक भी थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अब इसका जो है वो अंत कैसे हुआ, कई बहुत सारे जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि रजिया सुल्तान जो है अपने समय की जो है सबसे जो है वो काबिल शासक थी, परंतु अनफॉर्चुनेटली वो एक महिला थी, इसलिए जो है वो इसका इतना विरोध किया गया और उसका इतना दुखद अंत हुआ। पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक कौन है? तो पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक है डियर फ्रेंड्स बल्लभाचार्य। और बल्लभाचार्य के साथ साथ आपको रामानंद का पता होना चाहिए, निम्बार्काचार्य का भी पता होना चाहिए, तन्ने का भी पता होना चाहिए। स्पेशली इनका काल क्या था और इन्होंने कौन कौन से जो है वो दर्शन की स्थापना करी। तो इस तरीके से जो है इन्होंने कौन से जो संप्रदाय स्थापित किए, ये बातें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है आपका 19 में क्या बोला गया है कि जो देवराय प्रथम थे, ये कहां की बात हो रही है? विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है। तो ये जो देवराय प्रथम थे, ये इनके काल में जो आए थे वो थे निकोलो डी कॉन्टी। निकोलो डी कॉन्टी। फिर जो है दूसरा है आपका देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के टाइम पे कौन आए थे आपके? अब्दुल रज्जाक। कौन आए थे? अब्दुल रज्जाक। तीसरा है कृष्णदेव राय, इसके समय आए थे डोमिंगो पीस। कौन से? डोमिंगो पीस। और चौथा है आपका अच्युत देवरायलू जो है फर्नो नुनीस जो है उसके समय आए। अब्दुल रज्जाक ईरान के रहने वाले थे और डोमिंगो पीस जो थे वो पुर्तगाल के रहने वाले थे। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप मिलान करोगे तो पहले का 3, दूसरे का जो है वो 2, तो आपका क्वेश्चन आंसर हो जाता है ए। ठीक है, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर है आपका 20। अगर हम इसकी बात करते हैं फिर से वही वाला जो है असर्शन एंड रीजन का जो है क्वेश्चन आता है। तो असर्शन एंड रीजंस के अंदर जो है हम लोग फिर से देखेंगे कि पश्चिमी दक्कन की भूमि व्यवस्था को पुनर्गठित करने में सफल हुए मुगल। पश्चिमी दक्कन की भूमि व्यवस्था को पुनर्गठित करने में सफल हुए, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, ये जो है कथन है। वहीं पर अहमदनगर, खानदेश, बीजापुर के मुगल अभियानों ने पश्चिमी दक्कन की मुस्लिम सत्ता को कमजोर कर दिया। तो ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पर भी मुस्लिमों की सत्ता थी और वो कमजोर हो गई थी। तो ये दोनों जो है इसका आंसर हो जाता है ये। आपको पता है अकबर ने बहुत सारे अभियान चलाए। अकबर के अतिरिक्त जो वहां पर अभियान चलाए वो औरंगजेब के बहुत फेमस अभियान है दक्षिण के। तो आपको उनके बारे में जो है बेसिक जानकारी होना चाहिए। अगर मैं हर क्वेश्चन को डिफाइन करते हुए और इतना लंबा लेते हुए चलूंगा तो क्या होगा कि वीडियो नहीं महा वीडियो बन जाएगी। मतलब को जो है 2-4 घंटे का जो है ये तो वेब सीरीज से बड़ा पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही जो है क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है
वो कहता है कि 1595 से लेकर के 1595 से 1596 में मुगल मनसबदारों का वर्गीकरण जो है वो कितने भागों में किया गया था, तो वो था आपका 3 भागों के अंदर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 22 जो है अगर आप इसको देखेंगे तो ये है राजमहल का युद्ध जो है, राजमहल का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी के अंदर। क्वेश्चन नंबर ए का जो है डी के साथ मिलान हुआ। पानीपत का जो युद्ध है वो 1556 के अंदर हुआ था, आपको पता है। और खनवा का युद्ध जो है 1527 के अंदर आपको देखने को मिलता है। और घाघरा का युद्ध जो है 1529 के अंदर देखने को मिला था। जब हम बाबर की लड़ाइयों को याद करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, पानी पिया, खाना खाया, घर गया और मर गया। ठीक है, चंदेरी की भी थी बीच में, तो चांद दिखा भी ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है वो इनकी जानकारी मिलती है। तो ए का 4, बी का 3 जो है वो कौन से ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर डी में आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर जो है राजमहल का युद्ध किसके बीच में हुआ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके साथ ही। तो राजमहल का जो युद्ध है वो 1 मार्च 1747 को जो है वो राजमहल नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में ईश्वर सिंह की सेना ने अपने सौतेले भाई माधो सिंह की संयुक्त सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया था। और इस विजय की स्मृति के अंदर जो है ईश्वर सिंह ने जो है एक त्रिपोलिया बाजार में जो है इसर लाट करके जो है एक वर्तमान सारगसुली नामक एक जो है ऊंची मीनार का निर्माण करवाया था। पानीपत का दूसरा युद्ध बाबर हुमायूं और किसके बीच में हुआ था, विक्रमादित्य के, हुमायूं विक्रमादित्य और अकबर के सेनापति बैरम खान के बीच में हुआ था। अकबर छोटा था उस समय, तो ये भी अकबर की सेना ने जीत लिया था। और खानवा का जो युद्ध है वो 16 मार्च 1537 जो है 1527 ईस्वी को हुआ था। तो खनवा के युद्ध में क्या हुआ था, मेवाड़ के राणा सांगा को जो है बाबर ने हरा दिया था। और घाघरा का युद्ध जो है 1529 के अंदर 6 मई को देखने को मिलता है। और महमूद लोधी एवं बाबर के मध्य ये युद्ध हुआ था। किसके मध्य, महमूद लोधी और बाबर के मध्य। तो ये चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। पानीपत के दूसरे युद्ध में बाबर का जो सेनापति था बैरम खान, उसने बहुत ज्यादा जो है वो मतलब जो है बुद्धि का यूज करते हुए जो है वो क्या किया था, युद्ध जीता था। क्योंकि हेमू की सेना बहुत बड़ी थी, बाबर जालौर के अंदर था। जब उसको वापिस लाया जा रहा था तो उस समय जो है वो हुमायूं की मृत्यु का समाचार जो है वो लीक हो जाता है। और इसलिए जो है हुमायूं आक्रमण कर देता है। जो है क्या नाम बताया था मैंने, हेमचंद्र, नॉट सॉरी, हेमू बोलना था मुझे, हुमायूं बोल दिया। हुमायूं की मृत्यु जब हो जाती है तो हेमू जो है वो आक्रमण कर देता है कि अब हम आगरा और दिल्ली को जीतेंगे। ठीक है, तो क्या किया था, बैरम खान ने प्रिटेंड किया था उसके पास तीरंदाज नहीं है और वो भाले और बर्छियों से लड़ रहे हैं। पर अनफॉर्चुनेट जो है जब हुमायूं ने ये देखा, जो हेमू ने ये देखा कि यहाँ पर कौन नहीं है, शायद यहाँ पे तीरंदाज नहीं है, तो वो प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथी पर आ गया और फिर वैसे ही आदेश दिया और उससे जो है वो मारा गया बेचारा। वो कौन, हेमू। अब हमें क्या देखना है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 23 देखना है। तो 23 जो क्वेश्चन नंबर है वो निजामुद्दीन अहमद जो है इनकी जो रचना है वो है तबकाते नासरी। तो ये तबकाते नासरी हो गई। दूसरा है अली मोहम्मद खान, तो इन्होंने मिराते अहमदी लिखा है, मिराते अहमदी लिखा है। तीसरा है सी, तो ये है आपका एक इसके साथ मिलान होगा, इसको हुमायूं नामा कहते हैं। ठीक है, गुलबदन बेगम ने जो हुमायूं नामा की रचना की थी और इब्न बतूता ने जो है वो रहला की रचना की थी। तो इब्न बतूता जो है वो ये भी एक यात्री थे। तो इस तरीके से जो आपका आंसर है वो 1 का 3 हुआ और 2 का 2 हुआ। तो उसका जो आंसर बनता है वो 3 का जो है वो 1। तो ये क्वेश्चन आंसर जो है वो इसका कोट 1 सही हो जाता है। अब हमें देखना है
जो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, अकबर के 1567 से लेकर 1668 के बीच में जो है वो चित्तौड़ आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था, तो उस समय जो मेवाड़ के शासक थे वो थे राणा उदय सिंह। और आपको मैं बताऊं तो यहाँ से भी राणा कुंभा, राणा उदय और इनका जो है कार्यकाल भी मैच करने को आ जाता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कीजिए कि पहले कौन आया था और बाद में कौन आया। तो आपको इसके बारे में भी जो है पूरी जानकारी पता होनी चाहिए। राणा अमर सिंह कौन थे, राणा महाप्रताप कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे, इसके बारे में भी आपको जानकारी हो। और राणा सांगा ने कौन कौन से फेमस काम किए, अभी हमने देखा कि पीछे वो एक युद्ध लड़े थे बाबर के साथ और उस युद्ध में जो है उनकी हार होती है। तो वो सारी चीजें हमें जो है वो जोड़ते हुए चलनी है और यहीं से आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी एक कथा की तरह। तो उदय सिंह जी के ऊपर निशान लगाइए। 25 क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, आरपी त्रिपाठी जो है उनका जो लिखा है वो है सम एस्पेक्ट्स ऑफ द मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोला, सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन बुक लिखी है। ईश्वरी प्रसाद ने जो है हिस्ट्री ऑफ कर्नाटक लिखी है। और जो है आपके के.एस. लाल जो है उन्होंने ट्विलाइट ऑफ द दिल्ली सल्तनत लिखा है। क्या लिखी है, ट्विलाइट्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत लिखी है। और आगा मेहदी हुसैन ने जो है वो मोहम्मद तुगलक डायनेस्टी के बारे में लिखा है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो ए हो जाता है। ठीक है, अब 26 क्वेश्चन की मैं बात करूं, विजयनगर साम्राज्य हम पीछे भी पढ़ के आए हैं और यहाँ फिर से पढ़ रहे हैं। इसकी कौन सी बंदरगाहें थी जहां से व्यापार होता था। साउथ इंडिया की सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहें जो प्राचीन समय के अंदर यूज में होती थी, उनके बारे में हमें बहुत बेहतर जानकारी जो है होनी चाहिए, अदरवाइज हमें मुश्किल होगी क्योंकि वहां से हमेशा क्वेश्चन बनता है। कौन सी चीज की बिक्री होती थी, तो वो होती थी आपकी काली मिर्च की बिक्री होती थी। और निम्न पेशवाओं का सही कालानुक्रम क्या है, तो पेशवाओं के बारे में अगर आपको जानकारी हो तो बाजीराव जो है इनका जो कार्यकाल था वो 1720 से लेकर के 1740 के बीच था। 1720 से लेकर के 1740 तक जो है इनका कार्यकाल रहा। और उसके पश्चात बालाजी विश्वनाथ जो है 1713 के अंदर जो है ये बनते हैं और 20 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। बालाजी बाजीराव जो है 1740 टू 1761 जो है इनका जो है 1740 से लेकर 1761 जो है वो इनका कार्यकाल रहता है। माधव राव जी प्रथम जो थे ये कौन से वाले हैं, दो रहे हैं। नारायण राव को भी जो आगे जाके माधव राव द्वितीय कहा जाता है, कुछ तरीके की व्यवस्था है। पर जितना मैंने खोजा है उसके हिसाब से जो पहले माधव राव जो है, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है तो हम पहला ही मान के चलेंगे, और वो थे 1761 से लेकर के। तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और ये तब बनते हैं जब अब्दाली के साथ लड़ाई होती है और विश्वासनाथ जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। उसके पश्चात अब ये कौन लोग थे, आपने एक मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी, बाजीराव। ठीक है, पद्मावत मूवी देखी है ना, तो पद्मावत मूवी में जो बाजीराव जो होते हैं उन्हीं के बारे में ये चर्चा हो रही है। ठीक है, और उसके पश्चात जो है बाजीराव के बारे में तो ये बात हो गई। अब जो है बालाजी, क्या आंसर था इसका, सी था। ठीक है, दक्षिण भारत का कौन सा नगर मध्यकाल में धातु जड़ाई कला के लिए प्रसिद्ध था, तो ये था आपका तंजौर। ठीक है, और ये ऐसे ही जो है एक और जो है वो नगर आता है, उसको आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन सा जो शहर है जिसको जो है मंदिरों का शहर कहा जाता था, तो उसके बारे में जो है वो आपको मुझे बताना है। उसके अलावा बीदर, बीजापुर और हम्पी क्या था, विजयनगर की राजधानी थी। और जो है ये बीदर और बीजापुर कौन थे, तो इनके बारे में भी आपको बेहतर जानकारी जो है वो रखनी है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 29 करने वाले हैं। 29 में क्या लिखा गया है कि किस काल जो ये जो यूरोपियन थे उनको क्या करना है, कालक्रम अनुसार जो है एडजस्ट करना है। तो इंग्लिश जो है वो 1600 के अंदर जो है वो आते हैं
लगभग, और फ्रांसीसी जो है वो 1664 के अंदर आते हैं, सबसे लेट आए थे और सबसे लेट गए भी थे। ठीक है, डच जो है नहीं, सबसे लेट आए थे, पर ये लोग जो है वो पुर्तगीज जो है, जब हमारा जो ये पुडुचेरी है उसको छोड़ देते हैं, पर सबसे लेट पहले आए थे आपके पुर्तगाली। 1498 के अंदर कौन आया था भाई साहब? वास्को डी गामा। ठीक है, तो सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में ये गए थे। ठीक है, अब जो है हमें डच के बारे में पढ़ना हो तो डच जो है वो क्या है कि 1602 के अंदर है। अब इन्होंने आपस में भी लड़ाइयाँ लड़ी, वो भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इन्होंने राजाओं के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, वो भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इन्होंने मराठा के साथ युद्ध किया, इन्होंने जो वो कार्नाटिक बार किए, तो ये सारी चीजें जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको शॉर्टकट पे में पता होनी चाहिए, और ताकि आपको जो है क्वेश्चन करने में, आंसर करने में जो है वो परेशानी ना हो। इसके अलावा एक भाई साहब यहाँ दिया है, वो है डेनमार्क जो है वो 1616 के अंदर आए थे। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्था आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये आंसर हो जाता है इसका ए। और 30 जो है निशान दस्तावेजों को परिभाषित किया गया है। तो निशान जो दस्तावेज थे वो एक शासक के द्वारा दूसरे शासक को भेजे जाते थे, तो इसका आंसर डी हो जाता है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, हर बार आता है। तो कौन से? जो भूमि बंदोबस्त है वहां से। ठीक है, अब जो है ये रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है ये किया जाता था डायरेक्ट किसानों के साथ। अब यहाँ पे हमें सारे भूमि सुधारों की जानकारी होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि इजारेदारी जो प्रथा थी 1772 के अंदर जो है इजारेदारी, ये वारेन हेस्टिंग्स ने शुरू की थी। स्थायी बंदोबस्त जो है 1700 जो है 93 के अंदर हमें देखने को मिलता है, वारेन जो लॉर्ड कॉर्नवालिस होते हैं उनके द्वारा लाया गया था। इसमें 10/11 हिस्सा जो है वो कंपनी को जाता था और 1/11 हिस्सा जो है वो किसानों के पास रहता था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, इसको हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, और जैसे डूबते सूर्य का भी सिद्धांत यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, सनसेट का। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1820 के अंदर लागू की गई थी, यही पूछा गया है यहाँ पे, और 1820 के अंदर ही लागू की गई थी। कितनी % भूमि पे था ये? 51% भूमि पे था। और ये जो है वो कहां पर लागू करी गई थी, तो इसके बारे में आपको जो है वो पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। मद्रास, बॉम्बे और असम के अंदर ये लागू की गई थी। टॉमस मुनरो जो है वो इसको लागू करने वाले थे। तो इसके अलावा जो आपको पढ़ना है वो है महालवाड़ी व्यवस्था। 1822 के अंदर ये लागू हुई। 30% भूमि के ऊपर लागू हुई। किसने लागू की, कब लागू की, सारी जो है ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए भी आ सकती है। इनके बीच में से भी कुछ कंटेंट उठा करके जैसे यहाँ पूछ लिया है वैसा जो है वो हो सकता है। तो मालवाड़ी जो थी वो क्या करते थे, काम के जो मुखिया होते थे उसके साथ ये करार किया जाता कि आप भाई साहब जो है साल के अंत में सारा लगान जो है वो क्या करेंगे, जमा करवाएंगे। तो अब हमें देखना है 32 क्वेश्चन। तो 32 क्वेश्चन है, उसमें क्या बोला? 1834 में किसने सुस्पष्ट किया कि सूती वस्त्र बुनकरों की हड्डियां भारत के खेतों को विरंजित कर रही हैं? तो ये बोला था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो ये आज का आंसर हो जाता है। फिर है आपका 33 क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश पूंजी का उच्चतम निवेश क्या गया था? तो ये रेलवे, बैंकिंग और जहाजरानी में किया गया था, क्योंकि ये सारे ट्रांसपोर्टेशन और ब्रिटिशर्स को फायदा पहुंचाने वाले थे। तो इसी के अंदर जो है वो ये निवेश किया गया था। और रेलवे के ऊपर किस कंपनी को प्रोजेक्ट दिया गया था और उसको कितना फायदा होता था? शुद्ध गारंटी की जो फायदे मुनाफे की जो स्कीम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा उसमें से भी क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किया जाता है। अब देखना आपने, किसने सर्वप्रथम जो है सूत्रबद्ध मत व्यक्त किया कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 अवस्थाएं अर्थात वाणिज्यवाद, स्वतंत्र व्यापार वाणिज्य, पूंजीवाद और वित्त साम्राज्यवाद थी? तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, भारत के बारे में उन्होंने बहुत सारे विचार प्रकट किए हैं, तो आपको उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो एम.एन. जोशी जो है उन्होंने 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन को संगठित किया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। और उसके अलावा 36 जो क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी का प्रमुख सामाजिक सुधारक कौन था? वो थे बहराम जी, एम. मालावारी,
कौन थे? बैराम जी, एम मालाबारी। और उसके पश्चात 38 क्वेश्चन जो है किसने आह्वान किया था कि एक धर्म, जाति और एक ईश्वर मनुष्य वर्ग है। क्या बोला था? किसने आह्वान किया था कि एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर मनुष्य वर्ग के लिए होना चाहिए। तो ये कहा था नारायण गुरु ने, ये वाली बात बोली थी। तो ये कास्टिज्म एंड ऑल सारी चीज़ों के खिलाफ लड़ते थे। तो इन्होंने कहा था कि सबके लिए क्या होना चाहिए? एक धर्म, एक जाति और एक सन जो है वो हर मनुष्य वर्ग के लिए होना चाहिए। हमने क्वेश्चन छोड़ दिया 38, वो है किस आधुनिक इतिहासकार ने व्यक्त किया कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता का युद्ध ना तो प्रथम और ना राष्ट्रीय ना तो स्वतंत्रता का युद्ध था। तो ये भाई साहब जो आरसी मजूमदार थे, इन्होंने कहा था, जो कि बिल्कुल सत्य नहीं था, या मे बी इनका मानना था कि सत्य था। तो ये जाने, ठीक है। अब जो है हमें क्या करना है? अब हमें ये देखना है कि सर सैयद अहमद खान के विचारों और अलीगढ़ आंदोलन का घोर आलोचक कौन था? तो ये थे जमाल-उद-दीन अफगानी, जमाल-उद-दीन अफगानी। तो क्वेश्चन नंबर जो है 39 कंप्लीट हुआ। 38 जो क्वेश्चन था ये इंग्लिश के अंदर हम देखते हैं। हु गेव, क्या कहा था? हु गेव द कॉल वन रिलीजन, वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड? ये स्वामी श्री जो है नारायण गुरु ने जो है कहा था। अब जो है हमें देखना है 40 क्वेश्चन। तो इसमें जो है बहुत कंफ्यूजिंग था और बहुत सारे लोगों का गलत भी होता है, क्योंकि आपको पता है कि इनमें से मैक्सिमम लोगों ने विधवा के लिए काम किया है, विधवा उत्थान के लिए, पर मेनली शिक्षा के लिए पूछा गया तो पति पत्नी थे। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आपको आंसर करना है। आंसर है इसका ए। तो डी के कर्वे और पंडिता रामाबाई जो जिन्होंने प्रमुख योगदान दिया था महिला शिक्षा के लिए, विधवाओं के लिए। तो एम.जी. रनाडे जो है इन्होंने कौन से संगठन की स्थापना करी? आर.जी. भंडारकर कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर और केशव चंद्र सेन, इनका क्या योगदान था? एम मालाबारी और श्रीधरलू नायडू जो है, इनके बारे में भी आपको पढ़ करके जाना है, ताकि इनसे अगला क्वेश्चन फ्रेम हो और आप जो है वो हाथ पर हाथ धरे ना रहें। तो ये आपको देखना है। उसके अलावा क्या बोला गया है कि किसका तर्क है कि खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों में एक मध्य वर्ग के उद्भव का परिणाम था? वो था मोहम्मद मुजीब। ये कहा था मोहम्मद मुजीब ने, बोला था कि किस जो है खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों में एक मध्य वर्ग के उद्भव का परिणाम था, क्योंकि खिलाफत आंदोलन 1919 के अंदर चलाया गया था, आपको पता होना चाहिए। और उसमें क्या हुआ था? खिलाफत को जो है जो तुर्की के खिलाफ जब जो है वार हो रहा था, ब्रिटिशर्स ने अटैक किया था, तो उस समय जो है खलीफा के अधिकार छीन लिए थे और इसके लिए भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन चलाया था और उसमें उन्होंने गांधी जी ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया था। तो ये तो हो गया आपका खिलाफत आंदोलन। उसके ऊपर जो है इन स्कॉलर्स ने ये बोला है। तो 1917 में जो है 40 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 1917 की अहमदाबाद मिल हड़ताल में महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप श्रमिकों के वेतन में कितने % की वृद्धि हुई थी? वो हुई थी आपकी 35%। हुआ क्या था अहमदाबाद मिल हड़ताल के अंदर कि वहाँ पे गांधी जी ने उस हड़ताल में हिस्सा लिया था। जो फ्लैग बोनस मिलता था उस बोनस को लोगों ने जो मालिक थे मिल के उन्होंने देने से मना कर दिया, कहा कि फ्लैग चली गई है, पर महंगाई बढ़ गई थी, किसान जो बाकी जो मजदूर थे वो अड़ गए। तो इस हड़ताल में गांधी जी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक करी थी। तो आपको ये जानकारी जो है वो होना बहुत आवश्यक है। फिर जो है 43 क्वेश्चन जो है वो चिटगांव शस्त्रागार पर हमला किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वो हुआ था सूर्यसेन के नेतृत्व में। ये 35 है और ये सूर्यसेन के नेतृत्व में। जतिनदा कौन थे? जिन्होंने जो है वो 60 से ऊपर दिनों की हड़ताल करी थी और अपने प्राण दे दिए थे जेल की व्यवस्था को लेकर के, और उस जेल में जो है वो भगत सिंह भी उनके साथ थे। तो ये जतिनदा के बारे में हमें जानते हैं। खुदीराम बोस जो है वो पहले क्या थे, इन्होंने बम गिराया एक अंग्रेज अफसर की उसके गाड़ी के ऊपर और फिर जो है इनको फांसी दी गई थी, और ये पहले जो है वो नायक थे जिनको फांसी दी गई। तो ये क्रांतिकारी थे, ठीक है। गणेश घोष के बारे में भी आपको ऐसी जानकारी होना बहुत जरूरी है।
44th की मैं बात करूं तो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ जो 1900 जो है जब द्वितीय हम लोगों ने क्या देखा था, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है वापस लिया जाता है तो जो है इसकी स्थापना गांधी जी के द्वारा की जाती है बाद में, और इसमें उन्होंने लोगों ने बोला कि वो हरिजनों के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। पर गांधी जी खुद अध्यक्ष ना होकर के किसको अध्यक्ष बनाया था इसका, वो बनाया था जीडी बिरला को इसका अध्यक्ष बनाया था। महादेव देसाई जो है वो, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और स्पेशली वी.आर. अम्बेडकर के बारे में तो आपको उनकी सारी बुक्स जो उन्होंने लिखी है, वो सारे संगठन जो उन्होंने बनाए हैं उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। हम फिर अलग से सेपरेट वीडियो इनके ऊपर बनाएंगे, पर आपको खुद से भी इसके ऊपर जो है वो ऑनलाइन माध्यम से कहीं से बुक से कहीं से कुछ पढ़ना पड़ेगा। और जो है 46 जो क्वेश्चन हम लोगों का है वो अड्यार में प्रसिद्ध केंद्र और मुख्यालय था थियोसॉफिकल सोसाइटी का था, आप सबको पता है। 45 छोड़ दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो 45 है, निम्नलिखित में से किसे 3 देशी रियासतों मैसूर, जयपुर और हैदराबाद का दीवान चुना गया था। ये सौभाग्य मिला था आपका विश्वेश्वरैया को। और 46 है, अड्यार में प्रसिद्ध केंद्र और मुख्यालय था, वो था थियोसॉफिकल सोसाइटी का। किसका? थियोसॉफिकल सोसाइटी का, ठीक है। अब हम लोगों को 47 क्वेश्चन देखना है। तो 47 क्वेश्चन के ऊपर हम लोगों को 47 है, किसने कहा कि वाणिज्य समस्त राज्यों के मध्य बुद्धिमत्ता एवं ऊर्जा की एक सतत संघर्ष है। किसने कहा कि वाणिज्य समस्त राज्यों के मध्य बुद्धिमत्ता एवं ऊर्जा की एक सतत संघर्ष है। टॉम सॉव्स ने ये कथन कहा था। फिर व्हाइटमैन्स का भार सिद्धांत जो है वो अंग्रेज बोलते हैं हमारे कंधों पर जो है वो बहुत ज्यादा भार है, सारे असभ्यों को सभ्य करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो ये जो कथन कहा था ये किससे रिलेटेड था? ये था साम्राज्यवाद से रिलेटेड, ठीक है। और गुटनिरपेक्षता नीति इंडिया ने शुरू करी थी। समाजवाद के बारे में आपको जानते ही हो। मानवतावाद जो है वो भी पढ़ करके जाना है, वो भी हिस्टोरिकल हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो पार्ट रहा है। निम्नलिखित में से कौन सबाल्टर्न इतिहास के लेखक है? सबाल्टर्न इतिहास पहले समझ लीजिए, जो दलितों का लेखन होता है, जो दलित की बात करता है, जो पिछड़े तबके की बात करता है, जो उनके इतिहास की बात करता है। तो पहली बार ये जो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ वो हुआ था रंजीत गुहा के समय। इसके बारे में हमको लोगों को पता, और बहुत सारे हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से लेखक जो है वो सबाल्टर्न को जो है वो चूज करते हैं, और सबाल्टर्न लेखक कहलाते हैं। इसमें आपको हिस्टोरियोग्राफी पढ़नी पड़ेगी, कौन कौन से स्कूल हैं, राष्ट्रवादी हो गया, सबाल्टर्न हो गया, मार्क्सवादी हो गया, कैम्ब्रिज स्कूल हो गया। तो ये सारी क्या है? इतिहास लेखन के स्कूल हैं। इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। और किसे जो है मनुवादियों का सर्वमान्य राजकुमार जो है वो स्वीकृत किया गया था? तो वो किया गया था फ्रांसिस्को पेट्रार्क को, ठीक है। ये सॉरी रामचंद्र गुहा नहीं है, रंजीत गुहा है, और इसका जो है वो फ्रांसिस्को पेट्रार्क है। तो इसके बारे में आपको बेहतर जानकारी जो है वो होना बहुत आवश्यक है। अब हम लोग जो है वो अपनी इस सीरीज को यहीं पे जो है वो शुरू कर रहे हैं आज से, और इस वक्तव्य को यहीं पे आराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से मेहनत करोगे, 2 महीने का बहुत बड़ा वक्त होता है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप जुड़े रहेंगे और जितना से जितना शेयर करेंगे उतना जो है मोटिवेशन बढ़ता है सामने वाले का भी। तो जो है हम लोग डेफिनेटली जो है, मेरी गारंटी है, जितने लोग पर्सनल कांटेक्ट स्थापित करने की कोशिश करेंगे, जिन लोगों को भी हेल्प चाहिए होगी, उन लोगों को जो है मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ। वैसे चैनल के ऊपर ये नंबर मेरा पड़ा हुआ है 9015200134 जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉन्टैक्ट नंबर भी है। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं किसी तरीके की मदद के लिए। सोच लीजिए और तैयारियां शुरू कर दीजिए। किसी का नेट 10 साल 2-4 सालों से नहीं हो रहा है, 3 सालों से नहीं हो रहा है, जो मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में है, या फिर जिन लोगों का जो है वो अभी फ्रेश जो है वो अभी बाहर हुए हैं, जो क्या नेट करके और पीएच जो आगे के लिए जो है वो जेआरएफ के लिए जाना चाहते हैं,
तो आप सब लोग जो है वो फ्रीली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में जो है वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे पास ग्रुप बनता है तो हम लोग जो है वो मैं आपकी जितनी जो हर संभव यथासंभव मदद होगी वो करूँगा। और मेरी गारंटी है मैं किसी बुक पढ़ने के लिए आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। 2 महीने बचे हैं, बुक पढ़ेंगे याद नहीं रहेगी। मैं आपको जो है वो एक शॉर्टकट बेक नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ लॉन्ग कट तो है, ये शॉर्टकट नहीं बोल सकते हैं इसको पूरा का पूरा इसमें। पर हाँ इतना है कि स्मार्ट स्टडी इसमें जो है वो की जा सकती है और किस तरीके से जो है करना है वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय हिंद।